हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका 19वां शिखर सम्मेलन हो रहा है कहां पर। शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र तक के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, आपको भी जानना चाहिए। चीन और फिलीपींस किस समुद्र में टकराव को कम करने पर सहमत हुए हैं। असम का सर्वोच्च जो सम्मान है असम वैभव पुरस्कार, तो उसके लिए किसे चुना गया है। एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो यानी विंग्स इंडिया कहां पर आयोजित किया गया। एयरफोर्स के किस विमान का मलबा मिला है उसके गायब होने के 7 साल के बाद और कहां पर मिला है। 9वां पक्के पागा हर्निबल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है। और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के। और हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि नया ऐप आ चुका है। अगर आपने मेंबरशिप लिया हुआ है या आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप नए ऐप पर जाएं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ना तो स्टूडेंट वहां जा सकते हैं, ना वो कोचिंग संस्थान उस उम्र से नीचे के बच्चे को एडमिशन ले सकता है। तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष से कम। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय, जब भी शिक्षा मंत्रालय की बात हो तो यहाँ समझ लिया केंद्र सरकार की बात हो रही है। मंत्रालय केंद्र सरकार में होता है और डिपार्टमेंट राज्यों में होता है। ठीक है, मंत्री दोनों जगह होते हैं, लेकिन अगर मंत्रालय की बात होगी तो सीधे समझ लीजिए कोई भी बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी की है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई, जैसे भ्रामक वादे करना, अच्छे नंबर की गारंटी देना, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पोस्टर द हिंदू ने ये फोटोग्राफ दिया है, तो उसमें ढेर सारे देखिए रैंक लिखे हुए हैं। बहुत सारे रैंक जो है फर्जी भी होते हैं और पिछले दिनों IAS की तैयारी को लेकर ही बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है उस पर जुर्माना भी लगाया था गवर्नमेंट की एजेंसी ने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो नई गाइडलाइन है वो क्या क्या है। तो गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ट्विटर जो है वो ग्रेजुएट्स से कम योग्यता वाले नहीं होंगे, मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए जो भी पढ़ा रहे हैं उनको। ओके, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दी जा सकती है। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। इनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th के बाद ही आप कोचिंग में ले सकते हैं, वो भी 16 साल उसकी उम्र हो गई हो। ओके, और क्या बातें हैं। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी और बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद भी देनी होगी। ओके, और क्या कहता है, समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची हुई फीस भी वापस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा हो तो हॉस्टल फीस और मेस वो भी लौटानी होगी अगर स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है तो। मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं होंगे, मतलब टीचर नहीं होंगे। मोरल क्राइम काउंसलिंग सिस्टम के बिना कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरा गाइडलाइन वगैरह भी दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है और उसी के तहत कोचिंग संस्थानों को अब रजिस्टर्ड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, और क्या बात है, वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी, हॉस्टल फीस की पूरी जानकारी देनी होगी, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा और अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा स्टूडेंट पर। छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसिल का चैनल होना चाहिए, मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास वो पहुँच सके। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर उसके नाम जो है ना वो वर्किंग टाइम के जानकारी वो पेरेंट्स को देनी होगी, इस टाइम में मिल जाते हैं। ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक में ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए ऐसा कहा गया है। गाइडलाइन फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ठीक है, ये भी बात है। और भी कई बातें हैं, जैसे राज्य सरकार जो है ना वो कोचिंग सेंटर की गतिविधि की निगरानी कर सकेगी और रजिस्ट्रेशन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पात्रता है, वो बना सकेगी। और अगर संतोषजनक गतिविधि नहीं मिलती है तो कोचिंग सेंटर से पूछताछ किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और उन्हीं की तरफ से मिनिस्ट्री ने
ये जो पूरा गाइडलाइन है वो जारी किया है। अब सवाल आपके मन में हो सकता है, आखिर शिक्षा मंत्रालय ने ये कदम क्यों उठाया? देखिए, हो ये रहा है कि स्टूडेंट की जो आत्महत्या के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्लासेस में आग की घटनाएं हुई हैं दिल्ली में और भी कई जगहों पे। कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी है, तो इसको देखते हुए बहुत सारी शिकायतें पहुंची थी। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी किया। मैं एक आंकड़ा दिखा देना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का ये आंकड़ा है और ये देख रहे हैं ये मतलब आत्महत्या के रेट हैं, किस तरीके से स्टूडेंट का ये बढ़ता जा रहा है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, ये इतना आंकड़ा हो गया है ये 2019 से 21 के बीच में। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यानी शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वो नहीं एडमिशन दिया जाना चाहिए कोचिंग संस्थानों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको समझना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चीन और फिलीपींस किस समुद्र में टकराव को कम करने पर जनवरी 2024 में सहमत हुए हैं? किस सागर में? आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। चाइना और फिलीपींस एग्री टू लोअर टेंशन ऑन साउथ चाइना सी कन्फ्रंटेशन। ओके, तो इन दोनों ने ये तय किया है, दोनों के उप विदेश मंत्री लेवल की ये बातचीत हुई और उसका हुआ कि टकराव को कम किया जाए। ठीक है, तो एक बार इसको मैप के ज़रिए देखते हैं कि क्या टकराव है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, भारत में भी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ने इसको प्रकाशित किया है अलग अलग समय में। और पिछले 1 साल से ये टेंशन चल रहा था साउथ चाइना सी को लेकर। क्या क्या चीज़ें चल रही थी एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। तो ये तो रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। ठीक है, और अब चलते हैं चाइना की ओर। चाइना राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चाइनीज येन। और ये है फिलीपींस। ठीक है, और ये फिलीपींस द्वीपों का देश है, बहुत सारी इसमें द्वीप हैं। इसकी राजधानी है मनीला। राष्ट्रपति हैं यहाँ के बोंग बोंग मार्कोस। क्या नाम है? बोंग बोंग मार्कोस। मुद्रा है यहाँ की फिलिपिनी पेसो, फिलिपिन पेसो। जनसंख्या लगभग 10-11 करोड़ के आसपास है। और इसके समुद्र की बात करेंगे तो ये हो गया साउथ चाइना सी हो गया यानी दक्षिण चीन सागर, ये फिलीपींस सी यानी फिलीपींस सागर, और ये यहाँ पर ये वही सी है यानी सागर है, उसको कहते हैं सेलिबीज सी, सेलिबीज सागर। ठीक है, तो चीन और फिलीपींस के बीच में लगातार टकराव हो रहे हैं और भारत ने बहुत सारे हथियार भी इसको दिए हुए हैं फिलीपींस को। और यहाँ तक कि ब्रह्मोस की डिलीवरी होने वाली है, लगभग फाइनल हो चुकी है, डिलीवरी होने वाली है इसको। अब इसकी अगर हम बात करेंगे क्या है, तो ये देखिए आप, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, ये है साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर। और यहाँ पर चीन जो है ना वो दादागिरी करता रहता है, वहाँ दूसरे देशों को बहुत ही परेशान करता है, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो या और भी कई सारे जो देश हैं उन सबको भी ये परेशान करता रहता है। तो अभी अगर हाल की बात करेंगे तो दिसंबर के शुरुआत में ही, पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में ही ये दक्षिण चीन सागर में चीन के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाज़ों पर हमला कर दिया था। मछुआरों के जो जहाज़ थे उन पर वाटर कैनन चलाया था। एक और मैं वाटर कैनन का फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये जहाज़ हैं और ये यहाँ पर ये फिलीपींस का छोटा जहाज़ है जिस पर मछली पकड़ने वगैरह का काम करते हैं मछुआरे, तो उन पर यह हमला किया था। और चीन ने पहले भी बहुत घेराबंदी की है, पानी से हमला किया हुआ है, बहुत ही टेंशन लगातार उसको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलीपींस ने चीन की इस अवैध और आक्रामक कार्रवाई की काफ़ी निंदा भी की थी और चीन ने दक्षिण चीन सागर पर यहाँ तक काम किया था कि फ्लोटिंग बैरियर लगा दिए थे। फ्लोटिंग बैरियर मतलब कि समुद्र के पानी के नीचे एक बैरियर, एक मजबूत रस्सा सा जो कि लोहे का होता है वो लगा दिया था, ताकि अगर कोई जहाज़ उस तरफ से जाए यानी यहाँ से आगे बढ़े और इसका जो दावा है चीन की जो दादागिरी है मान लो यहाँ है, तो उसके आगे ना बढ़ पाए, उसका जो जहाज़ है वो वहीं फंस जाए। यहाँ तक फ्लोटिंग बैरियर तक लगा दिया था, तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन था। और यहाँ तक कि सितंबर में पिछले साल फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने इन फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया था। उसके बाद से बहुत ही हाई लेवल पर टेंशन चल रहा था। और ये भी बात बताऊं, पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2023 में इंडियन नेवी के साथ फिलीपींस नेवी ने युद्धाभ्यास किया था। ओके,
और उसमें INS कदमत भारत की ओर से पहुंचा था और फिलीपींस से BRP रेमन अल्कराज, तो ये जहाज़ थे, वो उसने हिस्सा लिया था इस युद्धाभ्यास में। तो इसकी काफ़ी मतलब विरोध किया था चीन ने कहा था कि भाई वहाँ पर फिलीपींस के साथ कोई दूसरा ना आए, मतलब कोई तीसरा देश ना आए, हमारा और फिलीपींस का मामला है, जो भी कुछ है, मतलब कोई अगर युद्धाभ्यास भी कर रहा है तो उस पर भी उसको आपत्ति थी, यहाँ तक स्थिति थी। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। कैसे बताऊँ मैं, देखिए आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं आप कि भारत का जो 95% व्यापार है वो एक तो समुद्र के जरिए होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात, और इसका लगभग 55% ये साउथ चाइना सी में होता है, यहाँ से गुजरता है भारत का जहाज बहुत सारा, ठीक है, इधर से। तो इसलिए ये साउथ चाइना सी जो ना भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दुनिया के जो ट्रेड रूट है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और यहीं पर चीन अपनी दादागिरी करता रहता है इस इलाके में। और क्या बात है, चीन, जापान, साउथ कोरिया, आसियान देश जो है ना, उनके व्यापार का ये सबसे प्रमुख ये मार्ग है। ओके, और भारत इस रास्ते से क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से इधर से होता हुआ यहाँ से इस तरफ, तो ये जूट, चाय, स्टील, लोहा, कॉपर, लेदर समेत बहुत सारे आइटम हैं, उसका एक्सपोर्ट होता है। और अब तो यहाँ से आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, हाँ, यहाँ इस तरफ से ये जो रूस का इलाका है यहाँ से ऊपर का, तो वहाँ से अब जहाज भी आ रहे हैं जो कि हमें क्या दे रहे हैं, ऑयल लाकर दे रहे हैं, ठीक है, ऑयल टैंकर जो जहाज है वो भी इधर से ही आ रहा है। तो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है और वहाँ पर ये टेंशन चल रहा था। और आपको मैं क्लियर कर दूं ब्रह्मोस के बारे में। फिलीपींस ने 2022 में भारत से मिसाइल डील की थी। ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, उसके 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए। बैटरी का मतलब हुआ कि मिसाइल साथ में कई सारे व्हीकल होते हैं ताकि रडार वगैरह सिस्टम होता है ताकि उसको चलाया जा सके, और इसके लिए $375 मिलियन का समझौता हुआ था। तो वो दिसंबर में मिलना था फिलीपींस को ये 3 बैटरियाँ ब्रह्मोस की, और मुझे लगता है कि जल्द ही वो दे दिए जाएंगे, थोड़ा डिले हो रहा था। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और अधिकतम स्पीड 2.8 मैक है। समुद्र के नीचे भी 3-4 मीटर नीचे तक तैर के आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो ये तो आपने समझा जो फिलीपींस और चीन के बीच में जो मामला है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी था। और इसका PDF भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इस डिस्क्रिप्शन में वहाँ PDF दिया हुआ है। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार ढंग से मेंबरशिप लेना चाहिए। और मेंबरशिप अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए यह है, करंट अफेयर्स का शानदार तैयारी हो पाएगी आपकी अगले 1 साल तक की। मेंबरशिप प्लान है 1 साल का, और 3 तरह के अभी तक मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक है, BPSC का, और एक UPSC लेवल का है, और उसमें अलग अलग तरीके के कंटेंट मिलते हैं। बेसिक वाला जो है वो SSC लेवल तमाम एग्जामिनेशन, पुलिस के, UP पुलिस, बिहार पुलिस, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए है। BPSC यानी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उन सब के लिए है, और UPSC का जो IAS वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए ये मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए मिलता क्या है, मिलता ये है कि एक तो करंट अफेयर्स का PDF मिलता है पिछले 2 सालों के भी, और टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक, पिछले, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पीछे से भी आते हैं। और अगली तैयारी के लिए अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा। कितने तरह के, तो 1 लाइनर, MCQ नोट्स होंगे, और वो भी अलग अलग, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। और मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का डेली, वीकली, मंथली मॉक टेस्ट, पिछले भी आपको टोटल मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, और साथ में संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। ओके, तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको बहुत काम आएगा। हजारों स्टूडेंट उसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है उसका सम्मान का, असम वैभव। असम वैभव, तो उस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा रंजन गोगोई, पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके थे और अभी राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनको चुना गया है। इसके लिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम का, असम राज्य का असम वैभव, तो उनको दिया जा रहा है। और इसकी घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने
ये 16 जनवरी को ऐलान किया है। ओके, और ये अवार्ड जो है ना वहाँ के गवर्नर के द्वारा दिया जाएगा। गवर्नर है वहाँ के गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार असम को भी देख लेते हैं, मैप में देख ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है और इधर नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पर है ये रेड कलर में देख रहे हैं वो असम। अच्छा, अगर सवाल हो कि 2023 में किसको मिला था असम वैभव पुरस्कार, तो तपन सैकिया को मिला था और 2022 में रतन टाटा को मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। असम सरकार ने वर्ष 2024 के असम सौरभ अवार्ड के लिए किन्हें चुना है? असम सौरभ अवार्ड ये सेकंड हाईएस्ट उस राज्य का सम्मान है। आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन है? तो गाजियाबाद के डॉक्टर हैं किशन चंद नौरोलिया। ओके, और ये कला संस्कृति के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरा नाम है एल्विस अली हजारिका, तैराकी के क्षेत्र में। इसके अलावा खिलाड़ी हिमा दास एथलेटिक्स खेल में, और ये नदी राम देउरी ये डांस नृत्य के क्षेत्र में, तो उनको ये दिया जा रहा है। ओके, तो ये सारे विजेता हैं, इन सबको दिया जाएगा। ठीक है, फरवरी में दिया जाएगा। ओके, और इसी के साथ एक और अवार्ड जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है असम का, और उसका नाम है असम गौरव, तो वो भी दिए जाने की घोषणा हुई है। कौन कौन, पूरी लिस्ट ये रही। वैसे आप दो चीज़ ध्यान रखना आप, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है असम सौरभ, और असम वैभव जो कि रंजन गोगोई को दिए जाने का ऐलान हुआ है। तो दो चीज़ आप ध्यान रखना, ये सब नाम और वो वाला। ये काफ़ी लंबा काफ़ी नाम है तो इसकी संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ। एक तो है रंजीत गोगोई, दूसरा नाम है पार्वती बरुआ, तीसरा नाम है देवजीत चियांग माई, चौथा नाम है द्रोणो भुयान, पांचवा नाम है नीलम दत्ता, अगला नाम है अनुपम ढेका। ठीक है, सौम्यदीप दत्ता, बसंत चिरिंग फुकन, मनेंद्र डेका, मीनाक्षी चेतिया, पखिल लेख टेपी। ठीक है, और क्या है तेंजिंग बडोसा, निर्मल डे, जेसिन कुंबाग पाओ, मैरी हस्सा, उपेंद्र राभा और राहुल गुप्ता। इन सबको असम गौरव सम्मान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो यानी एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा हैदराबाद में ये आयोजन किया गया है। और हैदराबाद में जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वहाँ पर, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया 18 जनवरी को। और इसमें विंग्स इंडिया में दुनिया भर से जो सिविल एविएशन में काम आने वाले जो जहाज़ हैं उनकी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि भारत जो है ना वो बहुत बड़ा एविएशन इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत है, यहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और तो अलग अलग समय में तमाम कंपनियाँ जहाज़ खरीद रही हैं। ओके, एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार की थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। क्या है थीम? अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के किस विमान का संभावित मलबा इसके गायब होने के 7 साल बाद जनवरी 2024 में बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया है? आंसर का AN-30। ठीक है, AN-30 ये देख रहे हैं, पॉसिबल डिब्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर 7 ईयर्स। कब हुआ था ये गायब? 22 जुलाई 2016 को गायब हुआ था। किस परिस्थिति में ये गायब हुआ था? ये है इस तरह का जहाज़ है, मतलब यही जहाज़ नहीं है, ऐसा ही जहाज़ है AN-32। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका मिलिट्री एयरफोर्स इन सब में इस्तेमाल होता है। तो हुआ क्या था, मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। प्यारा भारत है और ये है तमिलनाडु, ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर है चेन्नई, ये वाला जो हिस्सा ये है, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो AN-32 ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी। यहाँ से उसको यहाँ आना था इस जगह पर, और इसमें 6 चालक दल
के लोग थे और साथ में 29 कर्मचारी थे। ये नियमित साप्ताहिक कुरियर उड़ान थी सामान पहुंचाने के लिए, लेकिन ये पहुंच नहीं सका और बंगाल की खाड़ी, ये जो पूरा है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं पर इधर वाला अंडमान सी हो गया, ये बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पर ये गायब हो गया था इधर ही कहीं, और उसका पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ आखिर वो गायब हो गया। तो अब ढूंढा गया है। कैसे ढूंढा गया है? देखिए, अंडर वाटर व्हीकल यानी AUV उसके द्वारा ढूंढा गया है, और इसको खास तरीके से उस व्हीकल को नॉर्वे से आयात किया गया था, और फिर वो समुद्र के नीचे जाकर उसने ढूंढने का काम किया, और कई सोनार जो मल्टी बीम सोनार है उससे, सिंथेटिक एपर्चर सोनार और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ, उन सब से इसको ढूंढा गया है। करीब 3400 मीटर की गहराई पर इसको ढूंढा गया है, और ये पता चला है कि चेन्नई से लगभग 140 समुद्री मील, नॉटिकल माइल्स अगर किलोमीटर में कहेंगे तो 310 किलोमीटर दूर पर समुद्र में इसका मलबा मिलने के संकेत मिले हैं, और जांच में ये पाया गया है कि ये AN-32 विमान के अनुरूप ही है। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले कोई भी इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये AN-32 का ही है। ओके, उसके बाद बहुत तलाशियाँ हुई थी, नौसेना ने बहुत तलाशी की थी, लेकिन अब आखिरकार 7 साल के बाद ये पता चला है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, उसके चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और अगर सवाल हो कि CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के ऊपर के अधिकारी, तो जनरल अनिल चौहान। अब भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, और अभी इस वक्त भारत जिस विदेश नीति से चल रहा है ना, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही मामला है। तो क्वेश्चन होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा कंपाला। कंपाला कहाँ है? युगांडा में। ठीक है, तो वहीं पर युगांडा में इसका 19वां शिखर सम्मेलन वो चल रहा है 19 और 20 जनवरी को। युगांडा की राजधानी है कंपाला, वहीं पर। ठीक है, और वो कहाँ पर है एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये युगांडा के बारे में पहले हम जान लें, फिर और डिटेल बताएंगे आपको। ओके, तो ये तो रहा प्यारा भारत। युगांडा जो है ना, वो अफ्रीकी देश है। और चलते हैं अब अफ्रीका, ये विशाल अफ्रीका है, और उसी में यहाँ रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, वो है युगांडा। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसको अगर कहीं दूसरे देश से संपर्क करना है तो अपने पड़ोसियों से होकर ही जाना पड़ेगा। राजधानी है कंपाला। राष्ट्रपति हैं इसके योवेरी मुसेवेनी, और प्राइम मिनिस्टर हैं रोहिनाह नबजाना। मुद्रा यहाँ की युगांडा शिलिंग। आबादी है 7.77 करोड़ आबादी है यहाँ की, 7.25 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर केन्या हो गया। ओके, ये है साउथ सूडान, ये DRC कांगो है, नहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। ओके, ये रवांडा हो गया यहाँ पर, और ये है तंजानिया। क्लियर हो गई बात। अब बात यह है कि इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहन सहयोग। क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहन सहयोग, ये थीम रखी गई है। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये जो थीम है वो उसको पूरे दिल से वो समर्थन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, फिर और डिटेल बताएंगे आपको। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूरा बताएंगे, कैसे स्थापित हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का 19वां शिखर सम्मेलन जो हो रहा है जनवरी 2024 में, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर को विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द प्रिंट में। ठीक है, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल गया वहाँ पर, और इस शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो शामिल हो रहे हैं, और वो सब एक जगह आते हैं। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी जो युगांडा ने की है, उसके सहयोग के लिए बहुत कुछ दिया है, जैसे बसें दी हैं 10,
5 एम्बुलेंस, 10 ट्रैक्टर, ध्वज स्तंभ, ये सिर्फ सहयोग किया। ओके, अब बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान। गुटनिरपेक्ष का आशय ये है कि गरीब और जो विकासशील देश हैं वो किसी महाशक्ति के पिछलग्गू न बने और ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकें। स्थापना कैसे हुई थी इसकी? तो हुआ ये था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रॉस टीटो, ये देख रहे हैं आप ये फोटोग्राफ, और उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो गमाल अब्दुल नासिर, ये तीन की दोस्ती मानी जाती थी। और इन तीनों देशों ने 1956 में एक सफल बैठक का आयोजन किया था और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस वक्त सुकर्नो, घाना के प्राइम मिनिस्टर वोमे एना क्रुमा, तो वो उन सब ने समर्थन दिया था। और फिर ये संख्या बढ़ी, 5 जो नेता थे दुनिया के वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। और पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया कब? वो किया गया 1961 में, बेलग्रेड में आयोजित किया गया, सर्बिया की राजधानी में। और पहले ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और अभी हाल फिलहाल में ये 120 सदस्य हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन इसमें शामिल हैं। तो एक बार मैप के ज़रिए भी दिखा दूं मैं, जो डार्क ब्लू या हल्का ब्लैक सा जो देश लग रहा है जो वो सब मेंबर कंट्री हैं, और ब्लू हल्का ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको वो सब जो है ना वो पर्यवेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वर कंट्री हैं इसके। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का उद्देश्य क्या था? तो देखिए 5 जो संस्थापक सदस्य थे, जैसे यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, तो इन सब में सहयोग स्थापित करना जो शुरुआती लक्ष्य ये था। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे से अलग रहना, जो कोल्ड वार चल रहा था सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में, उससे अलग रहना। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देश उभर रहे थे और उन सब को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करना और बतौर सदस्य संयुक्त राष्ट्र में इनको मतलब दिखाना। ठीक है, ये थी बात। अब अगर सवाल हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति क्या रही है, अगर शुरू से देखें तो गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित सधता हो, न कि महाशक्तियों के खेमे में खींचतान का। ठीक है, अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों का कोई भी खेमा उसकी अनदेखी कर रहा है, तो अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वो दूसरी महाशक्ति के पास जा सकता था। शुरुआत की बात कर रहे हैं। हालांकि स्थापना के कुछ दशकों के बाद भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो एक तरह से सिद्धांत विहीन देखने को मिली थी, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। इसका यह भी मामला रहा। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही कुछ वक्त बाद, क्योंकि अगर हम देखें तो 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर सिग्नेचर किए थे और इसमें यह था कि अगर भारत पर कोई हमला होता है या रूस पर हमला होता है तो एक दूसरे देशों पर हमला ये माना जाएगा। और उस वक्त हमने देखा कि बांग्लादेश की जो आज़ादी हुई उसमें बड़ी भूमिका सोवियत संघ ने निभाई थी। और तो हालांकि अगर हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, और पश्चिम एशिया में यानी मध्य पूर्व में जो उभरा हुआ संकट है, यमन का हुती विद्रोही का, उधर ईरान सामने है, तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो अस्थिरता है उसमें भारत जो है ना उसका रुख गुटनिरपेक्षता का ही रहा है। अमेरिका, यूरोप और रूस ने भारत को अपने अपने खेमे में इस युद्धों के दौरान बहुत कोशिश की अभी वर्तमान में अपनी तरफ खींचने की, लेकिन इस खेमेबाजी से भारत बचा रहा और यही नीति जो है वो गुटनिरपेक्षता की होती है। भारत ने खुलेआम तो नहीं कहा अभी हाल फिलहाल कि हम गुटनिरपेक्ष के तौर पर हम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो उसकी नीति है अभी इस वक्त, जैसे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो
जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं वो गुट निरपेक्षता का ही मामला दिखता है। अच्छा, गुट निरपेक्षता से काफ़ी फ़ायदा हुआ भारत को। अगर हम पड़ोसी देखेंगे पाकिस्तान की हालत, वो अमेरिका का पिछला लगा रहा, अमेरिका के खेमे में रहा और अपनी कोई उसकी स्वतंत्र नीति नहीं थी। अमेरिका के कहने पर ही उसकी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय डील होती थी और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसका यूज़ एंड थ्रो कर दिया। उसकी जो आर्थिक हालत है वो बर्बादी की ओर देख रही है। और अमेरिका ने ये भी देखा कि अगर वहाँ पर पाकिस्तान में या दुनिया के बहुत सारे देशों में अगर वहाँ की सरकार उसकी बात नहीं मान रही है तो वहाँ तख्ता पलट करा देना, सैन्य तख्ता पलट करा देना, जैसा पाकिस्तान में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की बात अलग अलग वक्त पे आती रही है अमेरिका की और दूसरे देशों की। ठीक है, तो एक फ़ायदा भी हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अगर सवाल हो, अच्छा ये मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी जो युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में ना, उस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट वर्तमान जो प्रासंगिकता है वो बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। ठीक है, जो युद्ध का माहौल है उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। और इसका PDF भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिख के आपके ऐप में मिल जाएगा आपको। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो वहाँ जाएं अपने ऐप में, वहाँ फोल्डर्स बने हुए हैं उस कोर्स में और वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ तो आप ये वीडियो मेंबरशिप लेने के बाद विज्ञापन के बिना भी देख सकते हैं। क्वेश्चन होगा 9वां पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजन हुआ है और ये 18 से शुरू हो चुका है और 20 जनवरी तक। और ये फेस्टिवल वन्य जीव संरक्षण को केंद्रित करके उसी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी अगर हम बात करें मैप में कहाँ पर है ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ये रहा अरुणाचल प्रदेश। और पड़ोस किस देशों से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, हमारे राज्य की? इधर भूटान हो गया, चीन हो गया, ये म्यांमार हो गया। और राज्यों की बात करेंगे तो असम और नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू हैं। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा? आंसर इसका 5 फरवरी को होगा शुरू। 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। 17 बैठकें होंगी और गवर्नर वहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उन्होंने बजट सत्र शुरुआत करने के लिए, आयोजित करने के लिए संसदीय कार्य विभाग को मतलब अनुमति दे दी है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसके अनुसार 5 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल जो हैं वो दोनों सदनों का, यानी विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ 2 है, तो उन दोनों की संयुक्त जो बैठक होगी उसको संबोधित करेंगे। और उसके बाद सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जाएगा। और फिर दूसरे दिन 6 फरवरी को ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ये जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और जो बजट आएगा उस पर हम स्पेशल वीडियो भी देंगे आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में, खासतौर पर BPSC की एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके लिए। अब कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।